था वर्ण विचार, वर्ण विचारों के बारे में पढ़ा था। और वहाँ पर हमने पढ़ा था कि वर्ण क्या होता है, वर्ण और स्वर क्या होता है, स्वरों के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो वर्ण क्या होता है बेटा? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे श, व, अ। तो उनको जैसे से प्लस ए लिखते हैं, तो उनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जाते। फिर हमने पढ़ा था कि जो वर्ण जो है, वर्णों के दो भेद होते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन दो भेद होते हैं। तो स्वर कौन क्या होते हैं? स्वर वो वर्ण होते हैं जिनको बोलते समय या जिनको कहते समय मुख विवर से निकलने वाली वायु जो है बिना किसी बाधा के बाहर निकल जाती है, ठीक है। या फिर कहें कि स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। यहाँ पर स्वरों का वर्गीकरण सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। तो हम सभी जानते कि जो मात्रा जो होती है, मात्रा क्या होती है? स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है ना, उसे मात्रा कहते हैं। स्वर का जो वास्तविक रूप जिस रूप में परिवर्तित होती है उसे मात्रा कहते हैं। और मात्राएं भी तीन प्रकार की होती है, हर्ष स्वर, हर्ष और दीर्घ। ये स्वर है, वैसे ये मात्राओं के आधार पर इनका नाम दे रखा, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। तो प्लुत जो होती है वो संस्कृत में होती है। यहाँ पर हर्ष जो होती है, हर्ष स्वर एक मात्रिक होता है और दीर्घ स्वर दो मात्रिक होता है। देखो यहाँ पर हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। तो ये जो हर्ष स्वर होते हैं वो एक मात्रा के होते हैं। एक मात्रा कैसे? जैसे ए है, अगर हम कहें कि क में ए की मात्रा है, तो ये जो क हलंत वाला है वो ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि इसमें ए की मात्रा लग गई है। और फिर है ई, तो ई की ये छोटी ई की मात्रा जो इस प्रकार से लगती है, वो मात्रा एक मात्रिक होगी ना। फिर है ऊ, तो ऊ की मात्रा किस प्रकार से लगती है? ये मात्रा छोटी वाली मात्रा इस तरह से लगती है। फिर री तो वैसे भी स्वर में नहीं ली जाती है, वैसे उसमें आती है, तो ये री की मात्रा होती है ना, ठीक है। ये फिर है दीर्घ स्वर जो होता है वो द्विमात्रिक होता है। दो मात्राएं होती है यहाँ पर, जैसे ए और आ। यहाँ पर ये इस प्रकार से, एक तो जैसे अपने क के साथ अगर आ की मात्रा लगाते हैं तो यहाँ उसको कैसे लिखेंगे? ये तो ए की मात्रा होगी यहाँ पर, और ये हो गई आ की मात्रा, ठीक है। इसी प्रकार से ये बड़ी ई की मात्रा जो इस प्रकार से लगती है, ठीक है। फिर ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा कैसे लगती है? वो इस प्रकार से लगती है। फिर ए इसकी मात्रा किस प्रकार से लगती है? ऐसे लगती है। फिर आई, फिर इसकी मात्रा इस प्रकार से लगती है। फिर ओ, ये एक मात्रा है, तो इसकी मात्रा कैसे लगती है? ओ, दो मात्राएं होगी ना, ए और की, और इसके साथ ये जो औ औरत वाला है, इसकी दो मात्राएं होती हैं, तो ये इस प्रकार से लग जाती है, ठीक है। तो इन सब की मात्रा, ये दीर्घ मात्रिक है और ये एक मात्रिक है, ठीक है। फिर आता है स्वरों के वर्गीकरण में जीभ के भाग के आधार पर, यानी कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जीभ का कौन सा भाग काम करता है, उसके आधार पर। जीभ के भाग के आधार पर का मतलब क्या होता है कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, यानी कि स्वरों का उच्चारण करते हैं, तो जीभ का कौन सा भाग काम करता है, इसको ध्यान में रखिए। यहाँ पर जो स्वरों के भेद हैं वो तीन प्रकार के बताए। पहले अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। तो यहाँ पर अग्र से का मतलब क्या होता है? अग्र का मतलब आगे वाली, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे वाला हिस्सा काम करता है तो उसे अग्र स्वर कहते हैं। और जीभ का उसमें कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से स्वर आते हैं? जैसे ई, ऐ, तो इस प्रकार से ई, ए, ऐ, तो इनका उच्चारण करेंगे तो जीभ का कौन सा हिस्सा काम कर रहा है?
जीभ का अग्र भाग यानी कि आगे का भाग काम कर रहा है, तो इसको अग्र स्वर कहेंगे। नेक्स्ट है मध्य स्वर। मध्य स्वर कौन सा होता है? जो जीभ का मध्य वाला हिस्सा। अगर स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य वाला हिस्सा कार्य करता है तो उसको हम मध्य स्वर बोलेंगे। ये कितने होते हैं? ये एक होता है और ये एक ही होता है ये जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है। और ये जो अग्र स्वर है वो 4 होते हैं, ठीक है। फिर आता है पश्च स्वर। पश्च स्वर यानी कि जीभ का पीछे वाला हिस्सा। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पीछे वाला हिस्सा काम करता है तो उसको पश्च स्वर कहते हैं। और ये भी कितने होते हैं? ये 5 होते हैं। इनमें जैसे अ, उ, ओ, औ। बोल के देखो इसको, आ, उ, औ, ओ, औ। तो 5 पश्च स्वर होते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है जीभ के उठने के आधार पर। जो स्वरों का वर्गीकरण है जीभ के उठने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संवर्त स्वर, अर्ध संवर्त स्वर, अर्ध विवृत स्वर और विपरीत स्वर, ठीक है। तो जीभ के उठने के आधार पर अब ये स्वर कैसे पहचान होती है? स्वरों के उच्चारण में जीभ के उठने से मुख विवर जो संकरा हो जाता है, स मीन्स संवृत और स मीन्स संकरा, ये ध्यान रखना बेटा, कई बार उल्टा अपोजिट कर जाते हैं। तो संवृत का मतलब क्या होता है? संकरा हो जाता है, यानी कि स्वरों के उच्चारण में जीभ के उठने से मुख विवर संकरा हो जाता है। जब जीभ बहुत ऊपर उठ जाती है तो उसे संवर्त कहते हैं। जैसे ई का उ का उच्चारण करके देखो तो जीभ हमारी बहुत ऊपर उठ जाती है ना, तो उसको संवर्त स्वर कहते हैं। जैसे ई उ ई तो जीभ बहुत ऊपर उठ जाती है और जो रास्ता है वो बिल्कुल संकरा हो जाता है। संकरा हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? संवृत स्वर कहलाता है। अर्ध संवृत स्वर यानी कि इससे थोड़ा सा ज्यादा, इसमें तो बहुत अधिक संकरा हो जाता है, लेकिन इस अधिक से थोड़ा कम संकरा यानी कि इससे थोड़ा ज्यादा खुला हुआ, तो अर्ध संवृत स्वर कहलाता है। इससे तो ज्यादा ही होता है और इससे थोड़ा सा कम यानी कि इससे थोड़ा सा कम अर्ध संवृत स्वर कहलाता है। जैसे ए ओ, ठीक है। फिर आता है अर्ध विवर्त स्वर। तो अर्ध विवर्त को कब समझोगे? जब विवर्त को समझो। तो विवर्त क्या होता है? इन दोनों जो जब कहने का कि ये जो बहुत ही नीचे हो जाता है तो क्या होता है? विवर्त हो जाता है। और बहुत अधिक ऊपर उठ जाती है जीभ तो वो क्या हो जाता है? संवर्त आ जाता है। और बहुत अधिक नीचे आ जाती है यानी कि जीभ पूरी तरह नीचे आ जाती है तो विवर्त आ जाता है, जैसे आ। लेकिन इस अधिक नीचे से थोड़ा सा ऊपर रहती तो अर्ध विवर्त स्वर होता है, जैसे ए ओ और ए। और आ में हमारी जीभ बिल्कुल नीचे सट जाती है, नीचे गिर जाती है आ। तो यहाँ पर मुख विवर्त जो है विवर्त की तरह यानी पूरी तरह खुल जाता है तो वो आ होता है। और इससे थोड़ा ऊपर अगर जीभ रहती तो अर्ध विवर्त स्वर कहलाते हैं। इसमें ए ओ है यानी कि ये 3 होते हैं और विवर्त 1 होता है और अर्ध संवर्त 2 होते हैं और संवर्त 4 होते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने अनुनासिक। अनुनासिक क्या होते हैं? अनुनासिक क्या होते हैं बेटा? अनुनासिक यानी कि इनको जो लिखित रूप होता है वो चंद्र बिंदु की तरह होता है। जैसे वे ध्वनियां जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है तथा इनका जो उच्चारण है वो बहुत ही लघु रहता है। लघु यानी कि तुरंत बोला जाता है। जैसे पाँव, आंगन, जैसे पाँव आंगन, एक शब्द और लगा लो इसमें, जैसे आंचल, ये शब्द आते हैं। यानी कि अनुनासिक कौन से होते हैं? जो इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगे हुए वाले। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण नाक व मुंह से होता है और बहुत ही लघु रूप से बोले जाते हैं। नाक और दोनों से बोले जा रहे हैं ना, जैसे पाँव, आंगन, आंचल। फिर है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? जब कोई
कोई वर्ण लिखा रहता है, जैसे कोई शब्द अक्षर लिखा रहता है तो उसके ऊपर ये जो बिंदु लगा रहता है वो अनुस्वार का होता है। ठीक है। स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। ये तो अनुनासिक, अनुनासिक से अंतर करो इसमें। अनुनासिक होता है मुंह और नाक दोनों से बोला जाता है, और अनुस्वार होता है जो नाक से बोला जाता है। जैसे अंगद, अंग, अंगद, अंग। जैसे कंगन, जो ये जो आवाज है यहाँ पर ये सिर्फ नाक से आ रही है। जो अनुस्वार की जो आवाज है जैसे अंगद, अंग, कंगन, और यहाँ पर नाक और मुंह दोनों से आ रही है, जैसे पाव, आंगन, आंचल। फिर आते हैं विसर्ग। विसर्ग जैसे किसी भी वर्ण के पीछे जिस तरह से दो बिंदियां लगी रहती हैं वो विसर्ग होते हैं। ये इनका लिखित रूप है। विसर्ग भी स्वर के बाद आता है, परंतु यह व्यंजन है जिसका उच्चारण है की तरह होता है, क्योंकि है की तरह इसका उच्चारण होता तो है क्या है यहाँ पर व्यंजन है। तो जैसे दुख, दू बोल के है की ध्वनि दुख। स्वतः, मन कामना, मन कामना। तो हलंत जो विसर्ग है वो सारे इस तरह से है की ध्वनि करते हुए बोले जाते हैं। अच्छा बच्चों, आज इतना ही।